Hello everyone, I Kuldeep welcome you all to today's session of Daily News Analysis where we are going to look at the important news from the Hindu as well as the Indian Express. So students, आज है 6th of May and आज के दोनों न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को आज हम गो थ्रू करेंगे. ओके, सो पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ को गो थ्रू करते हैं. तो द फर्स्ट न्यूज़ इज इट्स रिलेटेड टू द एक्शन व्हिच हैव बीन टेकन बाय इंडिया आफ्टर द पहलगाम अटैक. और यहाँ पे पोस्ट इंडस ट्रीटी होल्ड इंडिया रिसोर्ट्स टू अनटाइमली रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर डैम्स ऑन चेनाब रिवर. सो आपके जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसके अंदर में हमने डिविजन्स, आपकी जो इंडस वाटर रिवर सिस्टम है उसके अंदर में हमने रिवर्स को डिवाइड किया है और एक बार हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं. ओके, सो अगर मैं इंडस वाटर ट्रीटी की बात करूं तो 1960 में इसको साइन किया गया था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड इट वाज द वर्ल्ड बैंक जिसने इस पर्टिकुलर ट्रीटी को यहाँ पे मीडिएट करा था. एंड इसके बाद इंडिया को जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं विच आर बेसिकली रावी, व्यास एंड सतलुज, ये पर्टिकुलर रिवर्स इंडियन रिवर्स हो गई थी. दीज आर बेसिकली द ईस्टर्न रिवर्स. ओके, एंड अगर मैं पाकिस्तान की रिवर की बात करूं तो वो थी इंडस, चेनाब और झेलम. ये हैं आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स. ठीक है, और इस ट्रीटी के अंदर में मेजरली जो पर्टिकुलर इंडिया के हिस्से में जो रिवर्स आई हैं रावी, बीस और सतलुज, इन रिवर्स का जो वाटर है इंडिया जो है वो पूरा कंज्यूम कर सकता है. ऑल्दो ये पर्टिकुलर रिवर्स जो है फाइनली फ्लो करती हैं पाकिस्तान के अंदर में, बट इंडिया यहाँ पे एक भी ड्रॉप देने के लिए बाउंड नहीं है एज पर द ट्रीटी. एट द सेम टाइम ये जो पर्टिकुलर रिवर है इंडस, चेनाब और झेलम, इन पर्टिकुलर रिवर्स को एलोकेट किया गया इनके वाटर्स को टू पाकिस्तान. और इन तीनों रिवर्स का जो वाटर है ये पूरा का पूरा इंडिया को पाकिस्तान में सेंड करना जरूरी है. ये उसका एज पर द ट्रीटी रिक्वायरमेंट है. द ओनली थिंग इज कि इंडिया जो है वो इसका थोड़ा बहुत यूज कर सकता है. कैसे कर सकता है? फॉर एग्जांपल ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज किया जा सकता है, या फिर मैं यहां पे कह सकता हूं कि जो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स होते हैं, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स मतलब रिवर के फ्लो में मैंने कोई भी चेंज नहीं करा है, जितना पानी आ रहा है उतना ही जा रहा है. बीच में फॉर एग्जांपल मैंने डैम क्रिएट कर दिया, यहां पे मैंने टरबाइंस पुट अप कर दिए और यहां से इन टरबाइंस को रन करके मैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा हूं. ओके, तो यहां पे जो ये पर्टिकुलर यूसेज है वो अलाउड है. तो यहां पे जो चेनाब रिवर है, यू कैन सी हियर कि जो पर्टिकुलर चेनाब रिवर है ये पाकिस्तान की या पाकिस्तान को एलोकेटेड रिवर है अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी. और इंडिया ने इन पर्टिकुलर रिवर्स पे और इनके ट्रिब्यूटरीज पे बहुत सारे डैम्स बनाए हुए हैं स्पेसिफिकली फॉर योर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन पर्पस ओनली. हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं जो इनके ऊपर पे रन करते हैं और उन्हीं को रन करने के लिए यहां पे पर्टिकुलर डैम्स बनाए गए. ठीक है, तो यहां पे एक दो पर्टिकुलर डैम्स की बात करी जा रही है. एक तो है आपका बगलीहार डैम, वेरी फेमस डैम, और एक है सलाल डैम. बगलीहार डैम और सलाल डैम है. अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट जो पर्टिकुलर आपका डैम है उसको भी डिस्कस करेंगे. चेनाब पे ये पर्टिकुलर आपके डैम्स होते हैं और इसके अंदर में एक एक्टिविटी करी जाती है जिसको बोला जाता है फ्लशिंग, रिजर्वॉयर फ्लशिंग. अब फ्लशिंग क्या होता है? फ्लशिंग इज अ वेरी सिंपल एक्टिविटी. सो बेसिकली कोई भी जो डैम होता है, आपने अगर कोई भी डैम विजिट करा हो तो उस डैम के अंदर में कोई भी वाटर जो फ्लो होके आ रहा है उसको हम वहां पे स्टोर कर रहे होते हैं. तो जब वाटर फ्लो होके आता है तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ वाटर आ रहा है, उसके साथ में बहुत सारा जो सैंड मटेरियल होता है जिसको सिल्ट कहा जाता है वो भी उसके साथ में आता है, रॉक मटेरियल वो सब भी उसके साथ आता है. तो क्या होता है विद पैसेज ऑफ टाइम वो जो पर्टिकुलर डैम होता है उस पर्टिकुलर डैम के सरफेस के ऊपर पे ये जो पर्टिकुलर सिल्ट मटेरियल है ये डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है. तो उससे क्या होता है, इस डैम की जो कैपेसिटी, रिजर्वॉयर कैपेसिटी है वो कम होना स्टार्ट हो जाती है. सो इट इज रिक्वायर्ड कि फ्रॉम टाइम टू टाइम आप इन पर्टिकुलर डैम्स के सारे गेट्स को एक साथ ओपन करें सो दैट बहुत सारे वाटर के साथ बहुत सारा सिल्ट जो है वो फ्लो के साथ वो भी वहां से निकल जाए और आपका जो रिजर्वॉयर है ये वापस से अपनी जो उसकी ओरिजिनल कैपेसिटी है उस पर रीच कर सके. ओके, तो ये जो पर्टिकुलर एक्टिविटी है ये इंडिया रेगुलरली कंडक्ट करता रहता है. एंड यूजुअली जो पर्टिकुलर एक्टिविटी है इन दिस पर्टिकुलर केस ये यूजुअली आज से 1-2 महीने बाद अराउंड जुलाई अगस्त के मंथ्स में करी जाती है. ओके, बट यहां पे और जब भी करी जाती है तब पाकिस्तान को इस पे इन्फॉर्म किया जाता है अंडर द प्रोविजंस ऑफ IWT. बट यहां पे इस बार क्या करा गया है, हमने यहां पे बिफोर टाइम इसकी फ्लशिंग करी है और यहां पे हमने पाकिस्तान को भी इन्फॉर्म नहीं किया है. एंड एज पर सम कमेंटेटर्स इट इज बिलीव कि जो पर्टिकुलर एक्शन लिया गया है इट इज बेसिक
बेसिकली टू डू दिस ओनली। तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर एक्टिविटी जो है इट माइट बी अ रिटेलिएटरी मेजर अगेंस्ट द पहलगाम अटैक। यहाँ पे इंडिया शायद अपनी इंटेंशन शो करना चाहता है पाकिस्तान को, वर्ल्ड को, कि हम इस बार वी आर वेरी सीरियस रिगार्डिंग द इंडस वाटर ट्रीटी। तो हमने अभी पहलगाम अटैक के बाद इंडस वाटर ट्रीटी को अभी करंटली सस्पेंड या उसको एब्रोगेट नहीं करा है, अभी हमने उसको इन अबेयंस रखा है, मतलब कि अभी हम उसे अप्लाई नहीं कर रहे। वी आर नॉट बाउंड बाय द इंडस वाटर ट्रीटी करंटली। और उस पर्टिकुलर ही ऑर्डर में हमने ये पर्टिकुलर स्टेप्स यहां पे लिए। ओके, तो अब हम थोड़े से फैक्चुअल डेटा पे चले जाते हैं। जैसे कि पहला आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से यहाँ पे आपके डैम्स जो है वो इन्वॉल्व है। तो पहला डैम जो इसमें इन्वॉल्व है वो है बगलीहार डैम। पहला डैम है आपका बगलीहार डैम एंड ये पर्टिकुलर डैम आपका चेनाब रिवर पे है। दिस इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए कि बगलीहार डैम किस पर्टिकुलर रिवर के ऊपर पे है, तो यू शुड नो इट इज ऑन द चेनाब रिवर। ओके, इसकी कैपेसिटी है 900 मेगावाट। ओके, अब आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि आपका जो क्लैट का एग्जाम पैटर्न है, स्पेसिफिकली अगर आप 3 साल पुराने पेपर्स देखोगे वहां पे पेपर का लेवल अच्छा आता था और कोई भी टॉपिक अगर इंपॉर्टेंट होता है तो उसके अंदर में थोड़ा सा जो सेकंड लेवल के क्वेश्चन या थर्ड लेवल के क्वेश्चन, थर्ड लेवल से मतलब थर्ड ग्रेड नहीं, थर्ड लेवल मतलब थोड़े और बेटर लेवल के क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर पहलगाम अटैक आता है या इंडस वाटर ट्रीटी आता है, सो डू नॉट थिंक कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। हो सकता है 2 क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाएं कि इंडस वाटर ट्रीटी में मीडिएटर कौन था, इंडस वाटर ट्रीटी में आपकी पाकिस्तान के पास विच ऑफ द रिवर इज अ रिवर ऑफ पाकिस्तान फॉर अंडर इंडस वाटर ट्रीटी। बट आप ये मान के चलिए अगर 5 to 6 क्वेश्चन इस पे आते हैं तो 2 क्वेश्चन डिफिकल्ट आएंगे। जैसे बगलीहार डैम किस पर्टिकुलर रिवर पे, सलाल डैम किस पर्टिकुलर रिवर के ऊपर पे। दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो यू शुड नो कि यहां पे बगलीहार डैम जो है वो चेनाब पे है, सलाल डैम है वो भी आपके चेनाब रिवर के ऊपर पे। ये सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, ओनली थिंग इज कि हम इनको टाइम पे रिवाइज करना भूल जाते हैं। तो ये पर्टिकुलर डैम्स है जो अब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गए। अब वैसे तो इन रिवर्स के ऊपर बहुत सारे डैम है और मैं आपको लिस्ट भी प्रोवाइड कर रहा हूं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर में, बट आई वुड वांट कि जो एटलीस्ट आपको इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं उनको आप एटलीस्ट याद करने की कोशिश करें। एंड बिलीव मी, अगर आप अभी से इनको याद करेंगे तो एग्जाम टाइम में आपके ऊपर पे कोई बर्डन नहीं रहेगा इनको याद करने का। तो मेरी एडवाइस आपको यही रहेगी कि आप अभी से इनको याद करना स्टार्ट करिए। ठीक है, तो सलाल डैम है उस वो चेनाब रिवर के ऊपर पे, इसकी कैपेसिटी 690 मेगावाट की है। एंड इन सब के अलावा एक और बहुत ही फेमस आपका प्रोजेक्ट है जिसका नाम है किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो पाकिस्तान ने डिस्प्यूट करा है। पाकिस्तान ने डिस्प्यूट करा है कि ये IWT को यहां पे वायलेट करता है और उसने वर्ल्ड बैंक के अंदर में अपील दर्ज करी हुई है और वर्ल्ड बैंक ने इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल प्रोवाइड कर दिया है। तो ये जो किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये किस रिवर पे, ये किशन गंगा रिवर पे है। अब इसी प्रोजेक्ट का नाम जब इस रिवर पे ही है तो ऑब्वियसली ये तो नहीं पूछेगा, बट वो ये जरूर पूछ सकता है कि किशन गंगा रिवर जो है वो किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है। सो यू शुड नो दिस कि जो झेलम रिवर है किशन गंगा उसकी ट्रिब्यूटरी है जिसपे किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बन रहा है। मोर ओवर यही टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो आपके 20G क्वेश्चंस में फ्रेम किए जाते हैं। तो आपके पास एक रेडीमेड क्वेश्चन बैंक भी प्रिपेयर हो रहा है। ओके, इसके बाद हम एक बार का देख लेते हैं भाई मेजर रिवर्स और डैम्स कौन कौन सी हैं। तो पहले अगर हम देखें जो आपके पाकिस्तान को अलॉटेड जो रिवर वाटर है जिन रिवर्स का, उसके अंदर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डैम है इंडिया के। ठीक है, तो अगर इंडस रिवर पे बात करी जाए तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट डैम है, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका नीमू बाजगू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ओके, ये एक बहुत बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है फॉर जम्मू एंड कश्मीर, इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट आपका डैम हो जाएगा या हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हो जाएगा ऑन द इंडस रिवर। इसके अलावा दुमखर है और दुर्बुक शोक प्रोजेक्ट है, बट द मोर इंपॉर्टेंट इज नीमू बास्कू। तो ये वाला जो है आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं झेलम के ऊपर पे आते हैं। झेलम के अंदर में आई होप यू आर अवेयर द किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। आपको ये पूछा जा सकता है किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस पर्टिकुलर रिवर पे है, वहां किशन गंगा ना लिख के झेलम भी आंसर हो सकता है, ऑप्शन हो सकता है, तो झेलम को आपको टिक करना है। नेक्स्ट, बिकॉज उरी में अटैक हुआ था इसलिए उरी वाले जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं ये भी आपसे पूछा सकते हैं किस रिवर के ऊपर पे हैं, तो वो भी झेलम पे आ जाएंगे। थर्ड इज योर लोअर झेलम प्रोजेक्ट्स में झेलम वर्ड आ रहा है, ऑब्वियसली ये इस टाइप का क्वेश्चन वो नहीं पूछेगा।
थर्ड पे आते हैं, अगर चेनाब की बात करी जाए, चेनाब इन सब रिवर्स के अंदर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हेन इट्स कम टू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स। एंड द रीजन कि इसके ऊपर पे इतने आपके रिवर प्रोजेक्ट इसलिए बिकॉज इसकी जो लेंथ है इंडिया के अंदर में वो इस वेस्ट फ्लोइंग रिवर में सबसे ज्यादा है, और इसके अंदर में आपका जो इसमें जो इसका जो फ्लो है, इसका जो पर्टिकुलर डिसेंट है वो भी ज्यादा है, तो यहाँ पे और सक्सेसफुली आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को यहाँ पे आप सेटअप कर पाते हो। तो इसके इंपॉर्टेंट आपके जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स हैं वो है बगलीहार और सलाल। तो ये तो अभी आपके करंटली न्यूज में भी है, जस्ट हमने डिस्कस करे, तो ये तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही। इसके अलावा दुलहस्ती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, दिस इज ऑल्सो वेरी फेमस। राटले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, राटले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ये भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज अपार्ट फ्रॉम द किशनगंगा प्रोजेक्ट, ये भी एक वो प्रोजेक्ट है जिसको यहां पे पाकिस्तान ने डिस्प्यूट किया था कि ये इंडस वाटर ट्रीटी को यहां पे वायलेट कर रहा है। तो राटले और किशनगंगा ये दो प्रोजेक्ट्स हैं, ये पॉइंट आप अलग से भी लिख लीजिए कहीं कि किशनगंगा एंड राटले आर टू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स स्पेसिफिकली ऑन रेस्पेक्टिवली ऑन झेलम एंड चेनाब रिवर व्हिच हैव बीन डिस्प्यूटेड बाय पाकिस्तान अंडर इंडस वाटर ट्रीटी। अगेन आई विल रिपीट, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि कि किशनगंगा ऑन झेलम रिवर एंड योर राटले प्रोजेक्ट ऑन चेनाब रिवर आर डिस्प्यूटेड बाय पाकिस्तान अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी। तो ये दो पर्टिकुलर डैम हो जाएंगे। इसके बाद एक जो प्रपोज हमारा प्रोजेक्ट है वो है सवालकोट प्रोजेक्ट। ओके, तो सवालकोट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इन केस अगर ये न्यूज में आता है तो आप आई होप आप समझ पाएंगे कि ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बट करंटली ये जो चारों डैम्स हैं, यहाँ पे ये जो दो डैम्स हैं, वहां पे इंडस पे नीमू बस्कू करके, उसका नाम भी इंटरेस्टिंग सा है, तो वो इंडस पे ये आपको याद होने चाहिए। ओके, तो ये हो गए आपके वो पर्टिकुलर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो आपके वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स के ऊपर पे है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम ईस्टर्न रिवर्स, जो बेसिकली जिसका वाटर जो है वो इंडिया को फुली अलॉटेड है और यहाँ पे वो इसको कैसे भी चाहे वैसे यूज कर सकता है। तो रावी रिवर जो है आपकी, उस पे आपका रंजीत सागर डैम और शाहपुर कांडी प्रोजेक्ट है। दोनों प्रोजेक्ट जो हैं ये इंपॉर्टेंट है बट नॉट एज इंपॉर्टेंट एज द डैम्स ऑन द चेनाब एंड झेलम रिवर। इंडस रिवर वालों से ये थोड़े कम इंपॉर्टेंट, बट डू नॉट थिंक ये बिल्कुल भी नहीं इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट ब्यास रिवर जो है, ब्यास रिवर जो है पंडो और पोंग डैम है। और सतलुज के ऊपर पे द वेरी फेमस द भाखरा नांगल प्रोजेक्ट। भाखरा नांगल प्रोजेक्ट जो है सतलुज रिवर के ऊपर पे है, ये एक बहुत फेमस एंड बहुत इंपॉर्टेंट आपका हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हो जाएगा। सो यस, दिस इज इंपॉर्टेंट। फिर है कोलधाम और नाथपा झाकरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ओके, सो यहाँ पे जितने भी सारे बड़े इंपॉर्टेंट आपके डैम्स हैं, आपके हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इन रिवर्स के ऊपर पे, उनको हमने यहाँ पे एक बार का रिवाइज कर लिया है। आई वुड से ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका इस साल का आई वुड से करंटली पहलगाम का जो अटैक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लैट एलेट एग्जाम के लिए। क्लैट एलेट छोड़िए, कोई भी कंपटीशन एग्जाम जो होगा, चाहे वो यूपीएससी लेवल का ही क्यों ना हो, उसके लिए भी पहलगाम अटैक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्पेसिफिकली जहां एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है, उसमें दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपका जो 4th या 5th नंबर का डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाता है, वो यहां से बन के आता है। ओके, तो चांसेस आर कि यहीं से कहीं से वो एक पर्टिकुलर आपको डैम का प्रोजेक्ट मिल जाएगा। ओके, ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट न्यूज। सेकंड न्यूज पे हम मूव करते हैं फ्रॉम द हिंदू ओनली। इसमें सीबीआई डायरेक्टर प्रवीण सूद जो है, जो करंट सीबीआई डायरेक्टर हैं प्रवीण सूद, उनको प्रोबेबली 1 साल का एक्सटेंशन मिलेगा। ओके, तो यहां पे कल क्या था, आपकी जो सिलेक्शन कमेटी है जो यहां पे डिसाइड करती है सीबीआई डायरेक्टर को, उसने कल मीटिंग करी और वहां पे कोई कंसेंसस नहीं बन पाया। तो एज ऑफ नाउ इट हैज बीन डिसाइडेड कि प्रोबेबली प्रवीण सूद को यहां पे 1 साल का और एक्सटेंशन दिया जाएगा एंड आगे जाके अगली साल वापस से मीटिंग होगी और उसमें शायद नया सीबीआई डायरेक्टर अपॉइंट किया जाए। तो यहां पे ये कमेटी क्या है, तो आपका लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट, अब आप सोचिए 2013 का ये पर्टिकुलर एक्ट है। इस पर्टिकुलर एक्ट से हमने एक पुराना एक्ट अमेंड करा है जिसके अंदर में हमने एक सिलेक्शन कमेटी बनाई है। ओके, और ये जो सिलेक्शन कमेटी है ये 3 मेंबर की कमेटी है जो ये डिसाइड करती है कि सीबीआई डायरेक्टर कौन होगा। और इसके अंदर में 3 मेंबर्स होते हैं। सबसे पहले चेयरमैन होता है। चेयरमैन कौन है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके, सो रिमेंबर, चेयरमैन ऑफ द सिलेक्शन कमिटी फॉर द सीबीआई डायरेक्टर इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यू विल फाइंड इट ऑन द स्लाइड आल्सो। ओके, सेकंड, इसका सेकंड मेंबर कौन है? सेकंड मेंबर होता है लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। तो जो मेंबर सेकंड मेंबर है वो है लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, करंटली राहुल गांधी है। ठीक है, थर्ड पे आ जाता है। थर्ड पे कौन है? थर्ड पे आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो इसका थर्ड मेंबर हो जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर कोई जज जो सीजीआई ने नॉमिनेट करा है। तो कोई भी सुप्रीम कोर्ट जज सीजीआई नॉमिनेट करके भेज सकता है या फिर सीजीआई हिमसेल्फ इज पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर कमिटी। और ये 3 मेंबर कमिटी है जो यहां पे ये डिसाइड करती है कि नेक्स्ट सीबीआई डायरेक्टर कौन होगा। इन केस यहां पे उसको अगर एक्सटेंशन भी देना है तो वो पर्टिकुलर डिसीजन भी यहां पे कौन लेता है? ये पर्टिकुलर सिलेक्शन कमिटी ही लेती है।
ओके, तो बिकॉज यहां पे सीबीआई डायरेक्टर की बात चल रही है, सीबीआई जो आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम यहां डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो पहले आई एम श्योर यू नो द फुल फॉर्म ऑफ सीबीआई। सीबीआई स्टैंड फॉर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और जो ये आपकी सीबीआई है ये इंडिया की प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, विच मींस कि अगर इन्वेस्टिगेशन की बात होती है तो सबसे टॉप पे कौन सी एजेंसी होती है, वो आपकी सीबीआई होती है। ऑल्दो अब हमारे पास एक एनआईए भी है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, बट एनआईए को यहां पे हमने सिर्फ फोकस कर रखा है ऑन बेसिकली नेशनल सिक्योरिटी इश्यू। बस सीबीआई जो होता है, जितने भी यहां पे इंडिया में कोई क्राइम्स होते हैं, कोई भी यहां पे फ्रॉड होता है, बड़ा फ्रॉड होता है, फॉर एग्जांपल कोई स्कैम होता है, तो उसको यहां पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए हमने ये प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यहां पे फॉर्म करी हुई है, विच इज हेडेड बाय अ आईपीएस लेवल ऑफिसर। आईपीएस हाई लेवल आईपीएस ऑफिसर करता है, जैसे प्रवीण सूद जो एक आईपीएस हाई लेवल आईपीएस ऑफिसर है, उनको यहां पे हमने करा है। तो जो ये पर्टिकुलर सीबीआई है, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इस पर्टिकुलर बॉडी का नेचर क्या है। ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये एक जुडिशियल बॉडी है, ये क्या एग्जीक्यूटिव बॉडी है। तो यहां पे एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना कि जो आपकी सीबीआई है, इट इज बेसिकली एन एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज यहां पे स्टूडेंट्स जो होते हैं, कई बार कई टीचर्स भी गलत बता देते हैं कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, और ये कंफ्यूजन यहां से डिराइव होता है कि आपकी जो सीबीआई है, इसको क्रिएट किया था 1963 में। तो सीबीआई वाज फॉर्मड इन 1963 में, एंड इट वाज क्रिएटेड बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ द होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के एक रेजोल्यूशन से क्रिएट किया था। यानी एग्जीक्यूटिव बॉडी ने कोई रेजोल्यूशन निकाला और उस बेसिस पे इसको फॉर्म किया था। तो अगर कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, कोई पर्टिकुलर बॉडी, अगर वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर या रेजोल्यूशन से पास होती है तो उसे एग्जीक्यूटिव बॉडी कहा जाता है। However, सीबीआई जो है, इसको जो पावर्स मिलती हैं वो अंडर अ एक्ट मिलती हैं, जो है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946। तो आपका ये डीएसपीई एक्ट है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। ये जो पर्टिकुलर एक्ट है, इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर में इसको पावर्स मिलती है। तो कई बार कंफ्यूजन ये हो जाता है कि ये जो पर्टिकुलर बॉडी है, दिस हैज बीन क्रिएटेड अंडर द डीएसपीई एक्ट, बट दिस इज नॉट करेक्ट, बिकॉज ये जो पर्टिकुलर बॉडी है, ये पर्टिकुलर बॉडी क्रिएट हुई है अंडर अ रेजोल्यूशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और उस रेजोल्यूशन के बेसिस पे इसे एक एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाया हुआ है। इसके अलावा देयर इज वन कमिटी जो आपको पता होना चाहिए, विच बेसिकली रिकमेंडेड द फॉर्मेशन ऑफ अ प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लाइक द सीबीआई, एंड दैट कमिटी वाज द सांथानाम कमिटी। तो अलग से कमिटी बनाई गई थी फॉर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। तो यहां पे इस कमिटी ने सजेस्ट किया था कि हमें अलग से एक पर्टिकुलर बॉडी बनानी चाहिए और उसको जो ये पर्टिकुलर पावर से प्रोवाइड करनी चाहिए। और इन ऑन दिस पर्टिकुलर कमिटीज रिकमेंडेशन 63 में रेजोल्यूशन ऑफ होम अफेयर्स के बेसिस पे हमने ये बॉडी क्रिएट करी, बट इसकी पावर डीएसपी से होती है। तो ये दोनों पॉइंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए। ओके, इसके बाद हम आते हैं रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ सीबीआई डायरेक्टर। अब आपका जो सीबीआई है, इसमें आपको एक हेड भी अपॉइंट करना होगा। तो जो आपका सीबीआई डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट किया जाता है वो एज पर डीएसपी एक्ट किया जाता है। ओके, तो यहां पे ये गिवन भी है, जो आपका दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, ये बेसिकली आपका कैसे इसको अपॉइंट करना है वो बताता है। अब यहां पे जो सीबीआई डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता था, इट वाज बेसिकली डन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो एग्जीक्यूटिव है, होम मिनिस्टर, वो उसको अपॉइंट करता था। अब यहां पे सीबीआई इतनी इंपॉर्टेंट बॉडी है, और यहां पे बहुत बार ऐसा इशू है कि देयर हैव बीन एलिगेशंस कि सीबीआई जो है, इसको मिसयूज किया जाता है टू बेसिकली हरास द अपोजिशन लीडर्स, टू बेसिकली हरास जर्नलिस्ट, या टू बेसिकली हरास दोज पीपल हु आर क्वेश्चनिंग द गवर्नमेंट। और यहां पे आप अगर थोड़ा सा भी इसका हिस्ट्री देखोगे तो यू फाउंड मेनी केसेस, करंटली भी आप ऐसे कई केस देखोगे जिसमें यू कैन फील लाइक कि यहां पे शायद पॉलिटिशियंस को या जर्नलिस्ट को यहां पे टारगेट किया जा रहा है, थ्रेटन किया जा रहा है। तो इस वजह से आपकी सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ था 97 में, वेरी फेमस केस, विनीत नारायण वर्सेस यून ऑफ इंडिया। तो ये केस भी यहां पे गिवन है, और यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के ऑफिस को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट रेगुलेशंस को ले डाउन किया था। फॉर एग्जांपल, पहली चीज जो उन्होंने ले डाउन करी थी कि ऑल्दो ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, एग्जीक्यूटिव के अंडर फंक्शन करती है, बट स्टिल यहां पे जो सीबीआई डायरेक्टर होगा वो प्लेजर ऑफ ऑफिस नहीं है, उसका मिनिमम टेन्योर 2 इयर्स का होगा। तो यहां पे सीबीआई डायरेक्टर के लिए बाय अ कोर्ट केस, यहां पे सीबीआई डायरेक्टर का मिनिमम टेन्योर जो है
उसको 2 इयर्स यहां पे कर दिया गया। दूसरा, यहां के पे रिकमेंडेशन दी गई कि जो अपॉइंटमेंट होगा इट शुड बी बेस्ड ऑन अ हाई पावर्ड कमिटी, कि आप एक पर्टिकुलर कमिटी बनाइए और उस कमिटी के बेसिस पे अपॉइंटमेंट होगा, रेदर देन इट बीइंग सोनली एन एग्जीक्यूटिव डिसीजन या गवर्नमेंट डिसीजन। और इस बेसिस पे आपकी कमिटी बनाई गई जिसमें 3 मेंबर्स हुए, प्राइम मिनिस्टर, आपका लीडर ऑफ अपोजिशन एंड योर सीजीआई। और ये जो पर्टिकुलर कमिटी का रिकमेंडेशन था इसको स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन दिया गया बाय द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट। ठीक है, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बस समझ लीजिए कि आपका अपॉइंटमेंट जो है वो आपकी ये 3 मेंबर बॉडी करती है, बिकॉज इस केस में बोला गया था। ओके, तीसरा, इसमें बोला गया कि जो सीबीआई है स्टेप शुड बी टेकन कि उसको पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से हम इंसुलेट कर पाए, और इसीलिए जो अपॉइंटमेंट प्रोसीजर है उसमें जो पर्सन हो ही और शी शुड नॉट बी समवन जिसको एक पॉलिटिकल पार्टी या एक गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है, बिकॉज अगर वो अपॉइंट कर रही है तो शायद वो ऐसे पर्सन को अपॉइंट करेगी जिसकी शायद जो कह सकते हैं कि उसकी जो एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं वो शायद इतने स्ट्रांग ना हो और वो शायद यहां पे किसी पार्टी को फेवर करे। ओके, तो यहां पे दिस इज समथिंग व्हिच वाज सेड इन द विनीत नारायण केस। एंड फाइनली एज पर द लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट, लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट ने क्या करा, दिल्ली स्पेशल पावर एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो है उसको अमेंड करा, उसके अंदर में चेंजेस करे और ये कमेटी आपको क्रिएट करके दी जिसमें प्राइम मिनिस्टर होता है चेयरपर्सन, सीजीआई होता है मेंबर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन होता है आपका सेकंड मेंबर। ओके, इसके अलावा जो आपका लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट है, जो विनीत नारायण में कहा गया था कि मिनिमम टेन्योर 2 इयर्स का होता है, वो भी इस पर्टिकुलर लॉ में पुट अप कर दिया गया। ओके, कि जो मिनिमम टेन्योर होगा यानी कि जो टेन्योर होता है सीबीआई डायरेक्टर का वो 2 साल का होता है। ठीक है, बट यहां पे उसको एक्सटेंशंस दिए जा सकते हैं ऑफ अप टू 3 इयर्स, यानी 2 इयर्स प्लस 3 इयर्स का एक्सटेंशन दिया जा सकता है, यानी कि मैक्सिमम अगर टेन्योर पूछा जाए विद एक्सटेंशंस तो वो 5 इयर्स हो जाएगा। ठीक है, अगेन आई रिपीट, आपके जो सीबीआई डायरेक्टर होता है उसका टेन्योर होता है 2 इयर्स। ओके, तो अगर क्वेश्चन है कि टेन्योर ऑफ सीबीआई डायरेक्टर इट इज 2 इयर्स, अगर विद एक्सटेंशन पूछा जाए तो वो हो जाएगा 5 इयर्स, जिसमें 3 साल का उसे एक्सटेंशन मिल सकता है, जैसे अभी प्रवीण सूद को दिया गया। हाउएवर इसमें कंडीशन है, एंड द कंडीशन एज पर विनीत नारायण केसेस कि अगर आपको एक्सटेंशन भी देना है तो आप एक बार में सिर्फ 1 साल का ही दे सकते हो, विच मींस कि अगर प्रवीण सूद को एक्सटेंशन देना है, 2 साल हुए हैं और अभी 3 साल के एक्सटेंशन और मिल सकते हैं, सो एवरी ईयर हर साल आप 1 साल का एक्सटेंशन दोगे, नेक्स्ट ईयर फिर आप एक और 1 साल का दे सकते हो और उसके नेक्स्ट ईयर आप एक और बार 1 साल का दे सकते हो। आप एक साथ 2 साल या 3 साल का एक्सटेंशन नहीं दोगे। सो दिस इज व्हाट व्हिच हैज बीन रिटन एज पर द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट, एंड इस तरीके से आपका सीबीआई डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है, उसको एक्सटेंशन मिलना होता है, तो इस तरीके से एक्सटेंशन भी दिया जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, तो एक पर्टिकुलर आपका ये एडिटोरियल आया है एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड एडिटोरियल, और इसके अंदर में बहुत ही क्रिस्प एडिटोरियल है रिगार्डिंग की जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसका जो कार्बन फुटप्रिंट है, इसका जो एनर्जी फुटप्रिंट है वो बहुत ज्यादा हाई है। विच सिंपली मींस कि अगर मैं ये देखूं कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिक काम के लिए मुझे कितना यहाँ पे एनर्जी या बेसिक इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, सो आई वुड फाउंड आउट कि एक सिंपल एआई के टास्क को करने के लिए भी अ लॉट ऑफ एनर्जी इज यूटिलाइज्ड। अब यहां पे एनर्जी यूटिलाइजेशन में इशू क्या है? द इशू इज कि अभी करंटली जो हम एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं वो कोल बेस्ड है, थर्मल पावर बेस्ड है, यानी कि कहीं ना कहीं एआई को वर्क करने के लिए मुझे एनर्जी प्रोड्यूस करनी पड़ रही है। एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए मैं कोल यूज कर रहा हूं और कोल यूज करने से मेरा यहां पे जो ग्लोबल वार्मिंग है वो इंक्रीज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं देयर इज अ रिक्वायरमेंट कि हमें एआई का जो एनर्जी फुटप्रिंट है इसको कम करना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि हमें यहां पे क्लीनर सोर्सेज ऑफ एनर्जी को यूज करना चाहिए फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। अब यहां पे अगर मैं एआई डेवलप कर रहा हूं, मैं ये तो नहीं करूंगा कि मैं एआई का जो स्पीड है उसको स्लो कर दूं, बट व्हाट आई कैन डू इज जो एक्चुअल में बेनिफिशियल होगा कि यहां पे मैं एनर्जी सोर्सेज जो है वो सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज, ग्रीन एनर्जी सोर्सेज को यूज करना स्टार्ट कर दूं, सो दैट यहां पे एआई का जो एनर्जी फुटप्रिंट है वो चाहे वैसे हाई रहे बट उसका कार्बन फुटप्रिंट यहां पे कम हो जाएगा। ओके, तो यहां पे एक बेसिक डेफिनेशन दी हुई है एआई की, जनरेटिव एआई की। तो एआई इज व्हाट? ए इज व्हाट कि जो ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस को यहां पे आपका इमिटेट कर सकता है, कॉपी कर सकता है और आपका इस टाइप के सिंपल बेसिक टास्क आपके परफॉर्म कर सकता है। सिंपल बेसिक कह रहा हूं बट अभी जो है हम कह सकते हैं थोड़े एडवांस लेवल के टास्क भी कर सकता है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट टर्म है वो है जनरेटिव एआई। अब जनरेटिव एआई क्या होता है? जनरेटिव एआई बेसिकली कि आप इसमें इनपुट दे सकते हैं, टेक्स्ट इनपुट दे सकते हैं और वो उसी बेसिस पे
आपको डिफरेंट टाइप के आपको आउटपुट दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि आपने इनपुट करा कि आई वॉन्ट अ पिक्चर ऑफ अ डॉग हु इज फ्लाइंग इन द एयर, तो यहां पे आपने इनपुट जो दिया है वो टेक्स्ट है। जनरेटिव एआई जो है इस पर्टिकुलर इनपुट को आपने जो आउटपुट मांगा एक इमेज या लेट्स से एक वीडियो, उसमें कन्वर्ट कर सकता है बेस्ड ऑन योर प्रॉम्प्ट्स। तो एग्जांपल के लिए आप इमेज बना सकते हो, टेक्स्ट बनवा सकते हो, वॉइस करके उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, म्यूजिक कर सकते हो, क्वेश्चंस के आंसर फाउंड आउट कर सकते हो। बट एक डिस्क्लेमर है कि भाई आप क्लैट के लिए, आपके एग्जाम पर्पस के लिए अगर चैट जीपीटी एक्सेट्रा यूज कर रहे हैं, उसको फुली रिलाई मत कर लेना, उसमें बहुत बार वो गलत आंसर्स भी देता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये परफेक्ट नहीं हुआ है अभी तक सिस्टम। ओके, कुछ एग्जांपल चैट जीपीटी द वेरी फेमस, एक मिड जर्नी है, डेल ई है, जेमिनी है, ये सब जो है ये सब एग्जांपल है जनरेटिव एआई के जो आप करंटली देख रहे हैं। ओके, अब यहां पे हम आते हैं कि एआई वर्क कैसे करता है। तो एआई का सिंपल तरीका है कि आप इसको ट्रेन करते हो, तो जो आपकी ट्रेनिंग होती है उसे मशीन लर्निंग बोला जाता है। और कैसे मशीन को लर्निंग करवाई जाती है, बेसिकली जिसको आप जितना ज्यादा डेटा दोगे, जितना वाइड डेटा दोगे, डिफरेंट टाइप का डेटा दोगे, उससे ये लर्न करेगा, उससे ये पैटर्न को सर्च करेगा और उस पैटर्न को यूज करके ये बेसिकली उसमें इन्फरेंस ड्रॉ करेगा। तो आफ्टर ट्रेनिंग अगर मैंने कोई भी प्रॉम्प्ट पुट किया है तो ये मुझे आउटपुट प्रोवाइड कर देगा। ओके, तो बेसिकली ट्रेनिंग जो प्रोसेस होता है उसमें मैंने यहां पे इसको डेटा का इनपुट दिया, उस डेटा से इसने इन्फरेंसेस ड्रॉ करे और उस बेसिस पे इसने जो प्रॉम्प्ट्स है उस बेसिस पे इसने मुझे आउटपुट दिया। ओके, तो ये खुद से कनेक्शंस बना सकता है। सिर्फ अभी तो ऑल्दो ये सिर्फ लीनियर थिंकिंग ही कर पाता है कि ए से बी होता है तो बी के बाद सी हो सकता है, इस बेसिस पे ही अभी तो कर पाता है। बट वेरी सुन अगर हम इसको और ज्यादा बेटर डेटा देंगे तो शायद ये लेटरल थिंकिंग जिसमें ये और क्रिएटिव हो सकता है वो भी शायद हो पाए। अब यहां पे जब मैं कोई इस पर्टिकुलर एआई मॉडल को ट्रेन करता हूं, जब इसको मैं डेटा फीड करता हूं, इसके एल्गोरिदम को डेटा फीड करता हूं, वो भी बहुत एनर्जी इंटेंसिव आपका प्रोसेस है। एग्जांपल के लिए कि अगर एक लार्जर एआई मॉडल को, एक लार्ज एआई मॉडल को मुझे एक स्मॉल से टास्क के ऊपर पे करना है तो वो इतना CO2 एमिट करता है जितना आपके लाइफ टाइम में 5 जो आपकी पेट्रोल कार्स हैं वो प्रोड्यूस करेंगे। तो 5 कार्स रनिंग फॉर लाइफ, पूरी उनकी लाइफ तक अगर वो रन करती हैं, उतना जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन या CO2 उसमें वो एमिट करेगा, वो सिंपल एक लार्ज एआई मॉडल को ट्रेन करने में लग जाएगा। ओके, तो एक सिंगल लार्ज एआई मॉडल इतनी इलेक्ट्रिसिटी खाता है। मोर ओवर जब आप एक सिंपल सा हाई भी लिख के भेजते हो तो वो उसमें जो आपका रिप्लाई भी आता है कि हाय आई एम चैट जीपीटी, ये भी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है क्योंकि यहां पर भी उसके जो पर्टिकुलर जीपीयू यूनिट्स हैं उनको यहां वर्क करना पड़ेगा। एंड दिस इज हाउ एआई वर्क्स। और दोनों ही, चाहे ट्रेनिंग की बात हो चाहे यहां पे उसके यूसेज की बात हो, दोनों में ही बहुत सारी एनर्जी यहां पे यूटिलाइज होती है। एंड इससे क्या होता है, यहां से आपके कुछ एनवायरमेंटल कंसर्न्स रेज होते हैं। जो भी मैं आपको बता रहा हूं ये सब आपके उस पर्टिकुलर आर्टिकल में दिया हुआ है। हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं कि उस आर्टिकल में क्या क्या बातें हैं। ओके, तो पहली चीज है जब भी आप यूज करते हो एनर्जी कंज्यूम्ड इन डेटा सेंटर्स, आपके ऑब्वियसली लैपटॉप है, बट लैपटॉप कितनी सी एनर्जी यूज कर रहा है, जहां पे वो पर्टिकुलर प्रोसेस चल रहा है उन डेटा सेंटर्स के अंदर में बहुत सारे होती हैं। और जो सारे डेटा सेंटर्स हैं उनमें जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो किसी ना किसी फॉसिल फ्यूल प्लांट से आ रही है, तो इस वजह से आपका कार्बन फुटप्रिंट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। एंड सेकंड पॉइंट देखिए, जीपीयू ओवरहीटिंग। अब आप मुझे बताइए भाई जीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू वुड बी एबल टू नो कि यहां पे जी किसके लिए, प्रोसेसिंग है कोई यहां पे, ठीक है। तो जीपीयू का फुल फॉर्म क्या है भाई, ये बताइए आप मुझे। एंड इफ यू रिमेंबर, अगर आपको कोई एडवांस एआई टास्क करना है, फॉर एग्जांपल कि अभी आपका गिबल स्टूडियो आया था, आपका ओपन एआई ने लॉन्च किया था, उस गिबल स्टूडियो के अंदर में अगर आप कोई फोटो जनरेट करते हैं तो उसके अंदर में लॉट एंड लॉट ऑफ जीपीयू आर ओवरहीटिंग, बिकॉज यहां पे इनको वर्क करना पड़ता है और इतनी सारे जब इनपुट्स आते हैं तो ये टास्क करने के लिए वजह से ओवरहीट हो जाते हैं। एंड इफ यू रिमेंबर, सैम ऑल्टमैन ने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि हमारे जीपीयू जो है वो मेल्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ सो मच डेटा प्रोसेसिंग। सो ही एक्चुअली रिक्वेस्टेड पीपल कि आप थोड़ा स्लो डाउन करिए, जस्ट वेट फॉर सम टाइम, हम हमारी कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। एनी हाउ दिस इज व्हाट जीपीयू ओवरहीटिंग इज। एंड थर्ड इज कार्बन फुटप्रिंट, जो मैंने जस्ट आपको एग्जांपल दिया कि, और दिस इज अ वेरी बिग डेटा कि अभी जो करंटली टोटल हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है, बाय 2030 10% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज गोइंग टू बी यूज्ड बाय दीस डेटा सेंटर्स ओनली। तो आप सोचिए वर्ल्ड में जितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, हमारी लाइट्स चल रही हैं, ये पर्टिकुलर आप स्क्रीन पे कहीं देख रहे हैं, ये सब जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है, इन सब में से 10% इज गोइंग टू बी यूटिलाइज्ड बाय द डेटा सेंटर्स ओनली। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा डेटा, कितना ज्यादा एनर्जी इंटेंसिव है। ओके, तो यहां पे दीज आर सम ऑफ द एनवायरमेंटल कंसर्न्स व्हिच हैव बीन मेंशन्ड इन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। और यहां पे शी और दीज पर्टिकुलर पर्संस हैव सजेस्टेड सम पर्टिकुलर रिफॉर्म्स आल्सो। फॉर एग्जांपल कि पहली चीज तो इन्होंने बोली है कि एआई इंडस्ट्री के अंदर में हमारे पास थोड़ी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए।
ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कैसे कि जितनी भी एआई कंपनीज हैं वो ये बताएं भाई आप कितनी एनर्जी यूज करते हो, आपका सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, आप एनर्जी रिडक्शन को, एनर्जी यूसेज को रिड्यूस करने के लिए क्या क्या स्टेप्स ले रहे हो, सो दैट यहां पे थोड़ी हम अकाउंटेबिलिटी जो है वो यहां पे कर सके। तो अगर सबको पता होगा कि भाई चैट जीपीटी जो ओपन एआई है वो कितनी एनर्जी यूज कर रहा है, उसका सोर्स क्या है, उसको मेजर्स क्या ले रहा है, तो हम यहां पे अकाउंटेबल कर सकते हैं। उसकी एक सोशल अकाउंटेबिलिटी आ जाएगी। देयर वुड बी मेनी पीपल हु वुड से कि जो पर्टिकुलर कंपनी यहां पे एनर्जी फुटप्रिंट को कम करने के लिए वर्क कर रही है, कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए काम कर रही है, आई एम गोइंग टू यूटिलाइज देयर सर्विसेज। तो इस बेसिस पे उन पे हम अकाउंटेबिलिटी को सेटअप कर सकते हैं। और एक पॉसिबल सॉल्यूशन दिया है इज द यूज ऑफ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, जो आपके न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं। तो करंटली जो हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स को यूज करते हैं या जो हमारे न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, दे आर वेरी लार्ज इन साइज, वो गीगाबाइट्स में या बहुत बड़े मेगावाट्स के आपके प्रोजेक्ट्स बनते हैं। ऑन द अदर हैंड वी हैव दी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, और इंडिया जो है वेरी सून, पिछले बजट में ही इसको अनाउंस किया गया है कि हम यहां पे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, न्यूक्लियर प्लांट्स, स्मॉल न्यूक्लियर प्लांट्स को अलाउ करेंगे। नाउ द गुड थिंग अबाउट न्यूक्लियर प्लांट्स इज कि इसके जो स्मॉल न्यूक्लियर प्लांट्स होते हैं इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। पहला तो ये है कि ये 24/7 जीरो कार्बन स्टेबल स्टेटी प्रोवाइड करेगा। अनलाइक जो आपके सोलर प्लांट होते हैं, हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट्स होते हैं या विंड प्लांट होते हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन नेचुरल फोर्सेस। फॉर एग्जांपल एक सोलर प्लांट सिर्फ जब सनलाइट होगी तब तक ही कर सकता है, अदरवाइज आपको बहुत बड़े बैटरी सिस्टम चाहिए होंगे। हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर है वो जब तक ही रन कर सकते हैं जब तक उसमें वाटर फ्लो अच्छा हो, और अगर लीन सीजन है, मानसून अच्छा नहीं गया, लीन सीजन आ गया, एकदम समर्स है, तो वहां पे भी जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो भी कम हो जाती है। सेम इज द केस विद विंड एनर्जी आल्सो। अगर विंड फ्लो कर रही है अच्छी स्पीड से तो अच्छी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, नहीं कर रही है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी। न्यूक्लियर प्लांट्स में ये पर्टिकुलर इश्यू नहीं होता है, यहां पे भी जीरो कार्बन प्रोडक्शन होता है और स्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपको प्रोवाइड होती है। दूसरा ये है कि ये डेटा सेंटर्स के पास में भी इंस्टॉल किए जा सकते हैं। अब आपका डेटा सेंटर लेट से एकदम दिल्ली के सेंटर में, अब वहां पे आप सोलर प्लांट और हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट कहां लगाओगे, तो वहां पे आपका जो एक ये स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर वाला प्लांट है ये आप इजीली वहां एस्टैब्लिश कर सकते हो, जिससे आपका जो ट्रांसमिशन लॉस है वो कम हो जाएगा। जो आप लाइंस बिछाओगे, अगर आप सोचिए आपने 50 किलोमीटर दूर वहां से बिजली आ रही है तो तारों में भी क्या रेजिस्टेंस की वजह से बिजली लॉस होती है। बट एट द सेम टाइम अगर मेरा जो सेंटर है वो बिल्कुल पास में है, उसी के पास में मैंने रिएक्टर एस्टैब्लिश करा है, तो सिर्फ यहां से यहां मेरे को बिजली को ट्रांसफर करना है, तो मेरा जो ट्रांसमिशन लॉस है वो भी मिनिमम हो जाएगा। ओके, स्मॉलर है, फास्टर टू बिल्ड है एंड चीपर देन ट्रेडिशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट। जो ट्रेडिशनल प्लांट्स होते हैं जो बहुत बड़े इन साइज होते हैं और वहां पे सेफ्टी इश्यूज भी होते हैं, वो पर्टिकुलर इश्यूज इतने ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर में, स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स के केसेस के अंदर में। तो ये सेफ भी हैं, फास्टर टू बिल्ड हैं और यहां पे ये चीपर भी पड़ेंगे एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल। अब यहां पे आपके चैलेंजेस क्या हैं? तो सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि मैं फर्स्ट को ये मानता हूं उल्टा कि पब्लिक फियर्स। तो आप सोचिए कि आपके घर के पास में अगर गवर्नमेंट डिसाइड करे कि हम यहां न्यूक्लियर प्लांट सेटअप कर रहे हैं, तो आई कैन गारंटी दिस कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं अपने घर को मूव करना, अगर आपके पास और कोई चारा नहीं है, तो प्रोबेबली आप उस पर्टिकुलर घर को छोड़ के कहीं और जाके रहना स्टार्ट कर देंगे। तो जो पब्लिक फियर होता है अराउंड न्यूक्लियर एनर्जी वो आज भी एग्जिस्ट करता है, बिकॉज इन केस अगर कोई न्यूक्लियर ट्रेजेडी होती है सो देयर इज नो रनिंग अवे फ्रॉम इट। और रेडियो एक्टिव वेस्ट जो जनरेट होगा, व्हाट अबाउट दैट, हाउ इट इज गोइंग टू बी बेसिकली डिस्पोज्ड ऑफ, वो भी बड़ा है। एंड दूसरा जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट यस इट इज आल्सो अ चैलेंज कि इसमें एक हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट होती है कि जब आप एक नया प्लांट बनाएंगे न्यूक्लियर का तो उसमें जो इन्वेस्टमेंट होगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगा, दैट वुड बी वेरी हाई। हाउएवर अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव बात करें, इट इज प्रेडिक्टेड कि ये विद टाइम आपके जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स होंगे दिस वुड बी चीपर इन कॉस्ट। तो इट इज एक्सपेक्टेड कि ये ₹5 पर किलोवाट एनर्जी प्रोवाइड करेगा। करंटली ₹10 पर किलोवाट आ रहा है विच इज वेरी हाई, बट इट इज एक्सपेक्टेड कि ये पर्टिकुलर रेट कम हो जाएगी। और दूसरा है आपके जो एआई पावर्ड फ्यूचर है उसको ये एक अच्छा ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करता है विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट। बिकॉज अगर स्टोरी एज यूजुअल चलती रहे, बिजनेस एज यूजुअल चलता रहा, तो यहां पे आपका जो एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन है वो बहुत ज्यादा होगा अगर हम यहां पे फॉसिल फ्यूल से इन पे मूव नहीं करते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंडियाज पर्सपेक्टिव। ओके, नेक्स्ट पे आता है गवर्नमेंट ऑनलाइन कंपनी स्पार इन सुप्रीम कोर्ट ओवर जीएसटी ऑन गेम्स ऑफ स्किल एंड चांस। तो अभी एक सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट चल रहा है, तो मैंने सोचा आपको इसका लीगल पर्सपेक्टिव समझा देता हूं। सुप्रीम कोर्ट में एक साइड में आपकी गवर्नमेंट है, एक साइड में आपकी ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज है, और यहां पे डिस्प्यूट ये चल रहा है कि कुछ पर्टिकुलर ऐसे आपके ऑनलाइन गेम्स हैं, जैसे चेस हो गया ऑनलाइन, रमी हो गया आपका ऑनलाइन, ब्रिज हो गया आपका ऑनलाइन, ये सब कुछ गेम्स है जो ऑनलाइन आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे भी खेल
सकते हैं, दूसरों के साथ कंपीट कर सकते हैं एंड उस पर्टिकुलर गेम को खेलने पर देयर इज अ विनिंग अमाउंट ऑल्सो। ओके, और यहां पे क्वेश्चन ये है कि जो इस टाइप के गेम्स ऑफ स्किल हैं, अदरवाइज वो गेम्स ऑफ स्किल होते हैं कि अगर मैं चेस कहीं पे खेल रहा हूं तो यहां पे मैं कोई गैम्बलिंग नहीं कर रहा हूं, यहां पे मैं अपना स्किल यूज कर रहा हूं और उस बेसिस पे मैं ये पर्टिकुलर डिसीजन ले रहा हूं। तो यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि जो पर्टिकुलर गेम ऑफ चेस है, ऑनलाइन गेम ऑफ चेस है या ऑनलाइन गेम ऑफ रमी है, जहां पे अदरवाइज मेरी स्किल यूज होती है, क्या उन गेम्स को मैं टैक्स कर सकता हूं या जीएसटी उन पे लगा सकता हूं एट 28% ऑल्सो, जो बेसिकली उन गेम्स पे या ऑनलाइन गेम्स पे लगती है जिसके अंदर में कोई भी स्किल नहीं होती है। दीज आर बेसिकली गेम्स ऑफ चांस। तो फॉर एग्जांपल कि मैंने एक लेट से कि यहां पे कोई लॉटरी वाला गेम खेला, लेट से कि मैंने कोई यहां पे डाइस फेंका और उस डाइस पे जो नंबर आया उस बेसिस पे ये डिसाइड हो रहा है कि मैं विनर हूं या लूजर हूं। तो यहां पे दैट इज द मेन डिफरेंस कि कोई पर्टिकुलर गेम जो है, ऑनलाइन गेम जो है, वो गेम ऑफ स्किल है या गेम ऑफ चांस है। तो अगर गेम ऑफ स्किल होता है तो जितने भी हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स के पुराने जजमेंट है, इवन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जजमेंट ऑफ 5 जजेस 7 जजेस, उन्होंने ये बोला है कि जो गेम ऑफ स्किल्स है वो प्रोहिबिटेड नहीं है, उसके ऊपर पे जो जीएसटी वो सेम नहीं लगेगा, बिकॉज यहां पे कोई भी चांस नहीं लिया जा रहा है, यहां पर कोई भी गैम्बलिंग नहीं करी जा रही है। ऑन द अदर साइड आर गेम ऑफ चांस, जिसके अंदर में आप एक्चुअल में आपकी कोई भी स्किल यूज नहीं हो रही है, अगर आप ब्लाइंडली भी कुछ भी सिलेक्ट करते तो भी आपका जो रिजल्ट है वो 50-50 ही होता, या डिपेंडिंग ऑन जिस टाइप का गेम उसी टाइप से होता। तो यहां पे अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर में इशू चल रहा है कि आपके जो ये पर्टिकुलर ऑनलाइन गेम्स ऑफ स्किल्स हैं, क्या इनको भी जस्ट लाइक बाकी के जो गेम्स होते हैं उसकी तरह ट्रीट किया जा सकता है। तो दोनों साइड से आपके आर्ग्यूमेंट्स हैं, जैसे गेम ऑफ स्किल्स जो है वो कंसिडर्ड गैम्बलिंग नहीं होते हैं, बट आपके गेम ऑफ चांस कंसिडर्ड गैम्बलिंग एंड ऑफन रेगुलेटेड मैट। और यहां पे इनको क्या डिसाइड करती है सुप्रीम कोर्ट कि जो ऑनलाइन रमी, चेस, ब्रिज हैं, ये इस टाइप के जो गेम्स हैं ऑनलाइन लेवल पे, ये पर्टिकुलर गेम अगर गेम ऑफ स्किल्स होंगे तो उसकी जो रेगुलेशंस होगी, उसकी जो लीगैलिटी होगी, इट वुड बी डिफरेंट, और उसका जो टैक्सेशन होगा दैट वुड आल्सो बी डिफरेंट। एंड ऑन द अदर साइड इफ इट इज गेम ऑफ चांस, तो इसके ऊपर पे जो जीएसटी है वो हाईएस्ट है। और फॉर एग्जांपल कि जितने भी गेम ऑफ चांस होते हैं आपके, जैसे ड्रीम 11 एक्सेट्रा, इन सब पे आप कोई अमाउंट जीतते भी हैं तो उस पे 28% जीएसटी लगता है। ओके, सो रिमेंबर दिस, उस पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर पे आप 28% जीएसटी पे करते हो। और अगर ये पर्टिकुलर गेम्स भी गेम ऑफ चांस में आने स्टार्ट हो गए तो इन पे भी 28% जीएसटी लग जाएगा। तो यहां पे ऑनलाइन जो पर्टिकुलर कंपनीज हैं, दे आर क्लेमिंग कि ये गेम ऑफ स्किल्स हैं, सो दैट जो इतनी हाई जीएसटी है उनको पे नहीं करनी पड़े। बिकॉज एक पॉइंट अगर आप ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर की तरफ से देखें तो ये एकदम नेसेंट स्टेज में अभी सिर्फ ग्रो ही करना स्टार्ट कर रहा है, और इतनी जल्दी अगर आप उन पे इतने रेगुलेशंस लगा देंगे, इतने ज्यादा टैक्सेशन लगा देंगे, तो उनकी जो ग्रोथ है वो हैम्पर हो जाएगी एंड प्रोबेबली जो कई एकदम नए नए स्टार्टअप्स हैं दे वुड इवन डाई डाउन ऑल्सो। ओके, बट यहां पे ये पर्टिकुलर केस अभी सुप्रीम कोर्ट में चला है, लेट्स वेट कि किस तरीके से इसको डिसाइड होता है। ओके, एक और अगर मैं आपको ट्रिक बताऊं यहां पे कि जब भी कोई इस टाइप का इशू हो, जैसे कोई लग्जूरियस गुड होता है या फिर कोई गेम ऑफ चांस होते हैं यहां पे जहां पे गैम्बलिंग हो रही है, लॉटरी हो रही है, अगर उसमें पूछा जाए कि जीएसटी क्या लेवल होगा, तो आप सिंपल सा गैस भी अगर आप करना है तो इट शुड बी जो भी हाईएस्ट लेवल ऑफ करंटली 28% है, तो अब उस पर 28% जीएसटी ही लगेगा। ओके, तो इस तरीके से भी आप लॉजिक के थ्रू भी कुछ आंसर्स को कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, एक और एडिटोरियल देख लेते हैं, डिटेनिंग नॉन सिटीजन्स एंड द रूल ऑफ लॉ। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया है विच इज रिगार्डिंग कि आपके यहाँ पे जो लॉज हैं उसमें हमने पावर तो दे रखी है कि कोई अगर पर्टिकुलर पर्सन है जो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है और वो इंडिया में या तो इलीगली एंटर करा था या लीगली आया था बट अब इलीगली रह रहा है, वीजा रिक्वायरमेंट से उसको उसने ब्रीच कर दिया है, तो यहाँ पे उस पर्सन को आप डिटेन कर सकते हो और उसको फिर आप डिपोर्ट बैक कर सकते हो टू हिज कंट्री ऑफ ओरिजिन। बट व्हाट इफ कि यहां पे कोई पर्सन है जो 30-40 साल से यहां रह रहा है और जिस कंट्री से वो आया था, लेट से बांग्लादेश से कोई पर्सन आया था, वो कंट्री उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी ही नहीं है, बोलती है वो कंट्री बोल रही है कि ये पर्टिकुलर पर्सन हमारा सिटीजन ही नहीं है। तो यहां पे क्वेश्चन सिंपली ये होता है कि वो जो पर्टिकुलर पर्सन है जो आपके डिटेंशन के अंदर में है और उसको कोई भी कंट्री एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है, ऑल्सो मीनवाइल उसने कोई भी क्राइम कमिट नहीं करा है, वो एक नॉर्मल एकदम एक जैसे कोई एक लीगल पर्सन रहता है उसी की तरह वो रह रहा है, उसने कोई भी लीगल एक्ट नहीं करा है, उस पर्टिकुलर पर्सन को आप कब तक डिटेन कर सकते हो इन योर पर्टिकुलर जेल्स एक्सेट्रा। तो यहां पे ये क्वेश्चन आता है कि क्या आप उसे डिटेन कर सकते हो, और डिटेन करते हो तो कौन से ऐसे लॉज हैं, कौन से ऐसे राइट्स हैं जो यहां पे ब्रीच होते हैं। और उसी कंटेक्स्ट में ये पर्टिकुलर आर्टिकल है, आई वुड से इट्स अ रियली गुड आर्टिकल इफ आई टॉक अबाउट द लीगल रीजनिंग बिहाइंड इट। ओके, तो यहां पे पहले अगर मैं आपको एक पर्टिकुलर ओवरव्यू दूं कि कौन कौन से यहां लॉज आपके यूटिलाइज होते हैं, तो सबसे पहले आ जाएगा आपका फॉरेनर्स एक्ट
एक्ट ऑफ 1946। अभी हमने नया एक्ट लेकर आने वाले हैं हम इसको लेकर, जिसमें ये सारे जो लॉज हैं इनको रिप्लेस करके हम एक पूरा नया लॉ लेकर आ रहे हैं। कलेक्टर स्टूडेंट्स की आई थिंक फरवरी या मार्च की क्लास है, उसमें फरवरी के अंदर में आपका ये चीज डिस्कस भी हुआ है। ओके, तो वो बिल आ जाएगा तो इस फॉरनर्स एक्ट को रिप्लेस करेगा। बट करंटली जो भी आपके नॉन सिटीजन्स होते हैं उनको रेगुलेट करने के लिए वी हैव दिस फॉरनर्स एक्ट। और जो फॉरनर्स एक्ट 1946 है ये गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि कोई भी अगर फॉरनर इंडिया में आता है तो ये उसको डिटेन कर सकती है और उसको वापस डिपोर्ट बैक कर सकती है। अब यहाँ पे इट्स नॉट नेसेसरी कि वो पर्सन इलीगल इमिग्रेंट ही हो। यहाँ पे कोई अगर लीगली भी एंटर करा है और गवर्नमेंट फील्स लाइक इसे मुझे डिपोर्ट करना है तो गवर्नमेंट के पास में पावर होती है। अब आप यहाँ देख सकते हैं 46 में आया था, तो ये बेसिकली ब्रिटिशर्स ने बनाया था, क्योंकि जब इंडिया का नेशनल मूवमेंट चल रहा था तो उसमें जो फॉरेनर्स वहां पे आके हेल्प कर रहे थे उनको डिपोर्ट करने के लिए लॉ बनाया था। तो आप देख सकते हो इसकी कॉलोनियल हिस्ट्री भी है और आज की जो गवर्नमेंट है वो इसको फॉरेनर्स को या इलीगल इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट करने के लिए, डिटेन करने के लिए यूज करती है। सेकंड आपका है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो 1980 में आया था। इस पर्टिकुलर केस के अंदर में जो प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है वो नेशनल सिक्योरिटी के रीजंस पे गवर्नमेंट को अलाउ करता है। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है? प्रिवेंटिव डिटेंशन इज कि आप किसी को डिटेन कर रहे हो, आप किसी को बंद करके रख रहे हो बिकॉज शायद वो कोई पर्टिकुलर क्राइम कर दे, आप प्रिवेंट करने के लिए डिटेन कर रहे हो। यानी कि यहां पे उस पर्सन ने कोई क्राइम कमिट किया नहीं है और आप सिर्फ उसको सस्पिशन पे कि ये शायद क्राइम कमिट कर दे, उस पे आप प्रिवेंटिवली डिटेन कर रहे हो। ओके, तो यहां से ये दो पर्टिकुलर लॉज हैं जहां से आपकी डिटेंशन की पावर्स आती हैं। अब अगर राइट्स की बात करी जाए तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट चैप्टर है उसमें दो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 21 एंड 22। अब आर्टिकल 21 क्या देता है आपको? इट प्रोवाइड्स फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट एज पर प्रोसेस एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो यहां पे जो आपकी पर्सनल लिबर्टी है उसको लिया तो जा सकता है बट वो एज पर प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ होना चाहिए। तो लॉ का प्रोसीजर क्या है, क्या वो प्रॉपर है या नहीं है, लॉ इन इटसेल्फ वो जस्ट है, फेयर है, रीजनेबल है, ये सब उसकी रिक्वायरमेंट होती है। मोर ओवर आर्टिकल 21 का जो राइट है वो सिर्फ सिटीजन्स के लिए नहीं है, वो पर्सन्स के लिए है। तो सिटीजन्स नॉन सिटीजन दोनों को राइट मिलेगा। तो कोई अगर फॉरेनर भी इंडिया में उसके पास में भी पर्सनल लिबर्टी को लेके उसके राइट्स आपके वैलिड रहेंगे। सेकेंड इज आर्टिकल 22 जो यहां पे प्रिवेंटिव डिटेंशन को अलाउ करता है। आर्टिकल 22 में प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एक्सेट्रा दिए हुए हैं और उनके क्या राइट्स होता है अरेस्ट में वो भी गिवन है। 22 के सेकेंड पार्ट में प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड जो लॉज हैं वो प्रोवाइडेड हैं। इसमें भी आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन अलाउ करा गया है बट इसमें कुछ सेफगार्ड्स आपको देने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपका जो पर्टिकुलर प्रिवेंटिव डिटेंशन है वो 3 मंथ से ज्यादा नहीं हो सकता है। मैक्सिमम प्रिवेंटिव डिटेंशन एज पर आर्टिकल 22 इज ऑफ 3 मंथ्स अनलेस अलाउड बाय एडवाइजरी बोर्ड। एडवाइजरी बोर्ड अगर अलाउ करता है, हाई कोर्ट का एक जज उसको हेड करेगा एडवाइजरी बोर्ड को और वो अलाउ करता है तो आप मैक्सिमम 3 मंथ से उसको एक्सटेंड कर सकते हो। अदरवाइज प्रिवेंटिव डिटेंशन 3 मंथ्स का होगा। सेकंड ग्राउंड इज आपको उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ हेयरिंग प्रोवाइड करनी जरूरी है और उसको राइट टू बी इन्फॉर्म्ड भी है कि उसके ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट क्या है। ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो पर्टिकुलर इलीगल इमिग्रेंट्स कह लीजिए आप उनको कि बांग्लादेश से कहीं से आए थे, कुछ हैं जो आपके रिसेंटली आए थे, कुछ हैं जो जनरेशन से यहाँ रह रहे हैं बट उनके पास में बिकॉज डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो वो अपने आप को सिटीजन प्रूव नहीं कर पा रहे। और ये इश्यू बहुत ज्यादा रेलिवेंट है आपके असम स्टेट के लिए बिकॉज वहां पे एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज करी गई थी कुछ साल पहले, एनआरसी एक्सरसाइज, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, और उस पर्टिकुलर केस में अराउंड देयर वर 19 लाख पीपल जो उस पर्टिकुलर रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स में से उनका नाम नहीं था, विच मींस एज पर एनआरसी वो लोग इंडियन सिटीजन्स नहीं थे, उनको अब अपनी सिटीजनशिप प्रूव करनी जरूरी है। और इसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे बिकॉज असम की अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो वो बहुत फ्लड प्रोन है, तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो उनके असलियत में खो भी जाते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि वहां इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं होंगे बट व्हाट वुड यू डू जहां पे बहुत सारे लोग हैं जो पिछले 20-30 ईयर से 40 ईयर से वहां रह रहे हैं और जो सामने वाली कंट्री है उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। ओके, तो यहां पे एडवाइजरी, और दूसरा इशू क्या है, यहां पे आप प्रिवेंटिवली अगर उन्हें डिटेन भी कर रहे हो तो 3 मंथ से ऊपर कर नहीं सकते हो। कुछ लोग हैं जो 3 महीने नहीं, करीब 1 साल, 2 साल, 3 साल से इस पर्टिकुलर प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर में है। ओके, अब यहां पे एनआरसी में क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग यहां पे फॉरेनर्स डिक्लेयर हो गए हैं ऑल्दो वो बहुत टाइम से इंडिया में रह रहे हैं और कई बार बहुत छोटे-छोटे इश्यूज के ऊपर पे, फॉर एग्जांपल कि स्पेलिंग गलत आ रखी है, उस वजह से आपका कोई भी एरर है, स्मॉल एरर है, इस वजह से आपने उनका नाम नहीं करा। अब इस वजह से उनको अपनी सिटीजनशिप प्रूव करनी पड़ रही है व्हिच हैज बिकम वेरी डिफिकल्ट स्पेसिफिकली फॉर दोज पीपल जिनके डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं है और उसके कुछ भी रीजन हो सकते हैं।
ठीक है, इतने साल में बहुत बार होता है कि आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो, और बिकॉज यू आर पुअर, बिकॉज यू आर नॉट पावरफुल, यू डू नॉट हैव द मनी टू गो इनटू कोर्ट्स एंड फाइट प्रॉपर केसेस, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को आप अच्छे से अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से उनके जो राइट्स होते हैं उनका वायलेशन होता है। तो यहां पे दो जुडिशियल डेवलपमेंट इन्होंने डिस्कस करे हैं। पहला एक केस है रघुबाला दास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2020 का ये केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि अगर किसी पर्सन का रियलिस्टिक प्रोस्पेक्ट नहीं डिटेंशन का, कि भाई आप इस पर्सन को कहां भेजोगे, यहां पे कोई आपके पास सॉल्यूशन ही नहीं है। फॉर एग्जांपल कि कोई पर्सन है जो बांग्लादेश से इंडिया आया, अब अगर उसे बांग्लादेश एक्सेप्ट कर ही नहीं रही है तो यहां पे रियलिस्टिक प्रोस्पेक्ट ही नहीं है, यहां पे कोई ट्रायल भी नहीं हुआ उस पर्सन का, तो आप उस नॉन पर्सन को कब तक डिटेंशन कर पाओगे। और सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे बोला कि अगर इन केस कोई रियलिस्टिक प्रोस्पेक्ट और डिपोर्टेशन नहीं है तो आप उनको इनडेफिनेटली डिटेन नहीं कर सकते हो। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का एक केस है सिमिलरली ग्राउंड्स पे, NZYQ वर्सेस मिनिस्ट्री फॉर इमिग्रेशन, 23 का केस है। यहां पे ऑस्ट्रेलिया ने बोला कि इनडेफिनेट डिटेंशन आप नहीं कर सकते हो अगर डिपोर्टेशन इजंट रियलिस्टिक पॉसिबल। कि फॉर एग्जांपल जिस पर्टिकुलर कंट्री से वो बिलोंग करते हैं, लेट्स से कि कोई पर्सन है जो अभी पैलेस्टीन में है और वो पर्टिकुलर पर्सन अब ऑस्ट्रेलिया में आ चुका है, अब यहां पे पैलेस्टीन जो है वो आपका पॉसिबल ही नहीं है उस पर्सन को वहां भेजना, बिकॉज वहां पे कोई पर्टिकुलर, वहां पे तो सिविल वॉर चल रहा है एंड इट इज पॉसिबल कि उसकी लाइफ को डेंजर हो। तो इस पर्टिकुलर केस में इंटरनेशनल लॉ ये डिमांड करता है कि आप उस पर्सन को रिपैट्रिएट नहीं कर सकते हो। तो यहां पे आपके ऑस्ट्रेलिया ने भी ये हेल्ड डाउन करा हुआ है कि आप इस तरीके से, जहां पे पॉसिबिलिटी नहीं है डिपोर्टेशन की, आप किसी को इस तरीके से डिपोर्ट नहीं कर सकते हो और उसको इनडेफिनेट आप डिटेन भी नहीं कर सकते हो। आपको उसको इंडिया में या आपकी कंट्री जो उसमें उसको फ्रीली अलाउ करना पड़ेगा। मे बी आप सिटीजनशिप स्टेटस मत दीजिए, बट उसको बाकी की जो लाइफ है वो तो उसको पर्सनल लिबर्टी जो है वो तो आपको उसको अलाउ करनी पड़ेगी। तो पॉसिबली दिस पर्टिकुलर पर्सन जो इन ऑथर है ये सजेस्ट कर रहे हैं कि इंडिया को भी समहाउ इसी टाइप का कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। ओके, अब यहां पे इश्यूज क्या होते हैं असम के डिटेंशन के केसेस में। पहला तो ये है कि भाई बहुत सारे डिटेनीज है जिन्होंने कोई क्राइम नहीं कमिट करा है, देयर ओनली फॉल्ट इज कि ईदर दे वर इलीगल इमिग्रेंट और दे डू नॉट हैव द प्रॉपर पेपर्स टू प्रूव कि दे आर सिटीजंस ऑफ इंडिया। सेकंड इज कि बहुत सारे डिटेन्ड है पेंडिंग डिपोर्टेशन बिकॉज नो कंट्री इज एक्सेप्टिंग देम, तो कोई कंट्री एक्सेप्ट नहीं कर रही तो कहां जाएंगे। थर्ड इज कि यहां पे जो आर्टिकल 22 में सेफगार्ड्स हैं कि 3 मंथ्स के लिए एडवाइजरी बोर्ड होना चाहिए, वो सेफगार्ड्स यहां पे यूज ही नहीं किए जा रहे हैं। कुछ लोग हैं जो 2-3 साल से आपके डिटेंशन सेंटर के अंदर में है। एंड दूसरा है कि डिटेंशन जो है वो कोई भी यहां पे पर्पस सॉल्व नहीं कर रहा है, टोटली आर्बिट्री। यहां पे कोर्ट जो है, कोर्ट्स इन्वॉल्व ही नहीं हो रहे हैं। यहां पे जो एग्जीक्यूटिव है, जो ट्रिब्यूनल्स हैं, जो एग्जीक्यूटिव हेड करता है, वो यहां पे खुद से डिसाइड कर रहे हैं कि किसको करना है किसको नहीं। तो सिंपल क्वेश्चन ये आता है, क्या इंडिया डिटेन कर सकता है? सो माय आंसर एज पर कॉन्स्टिट्यूशन गोइंग टू बी नो, इंडिया कैन नॉट डिटेन बिकॉज वो आर्टिकल 21 का वायलेशन होगा, क्योंकि यहां पे डिटेनिंग विदाउट ट्रायल सेंटेंस डिपोर्टेशन इज एक्चुअली वायलेटिंग आर्टिकल 21 ओनली। तो यहां पे दूसरा है रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट जाता है बिकॉज यहां पे कोर्ट्स नहीं, एग्जीक्यूटिव ट्रिब्यूनल जो है वो फॉरेन ट्रिब्यूनल्स वो एग्जीक्यूटिव हेड करता है और यहां पे कोर्ट्स का यहां पे कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और अगर आर्टिकल 21 का केस आ रहा है, पर्सनल लिबर्टी का केस आ रहा है, सो डोंट यू थिंक कि यहां पे एग्जीक्यूटिव नहीं, कोर्ट शुड हैव बीन द प्रॉपर अथॉरिटी। एंड थर्ड इज कि यहां पे जुडिशियल फंक्शंस हैं जो एग्जीक्यूटिव इंक्रोच कर रहा है, जो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को थ्रेटन करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस है उसको यहां पे वो बेसिकली डिस्टर्ब कर रहा है। सो दीज आर सम ऑफ द रीजंस व्हिच आई मतलब which the author has suggested कि इन बेसिस पे मैं कह सकता हूं कि जो indefinite आपका डिटेंशन है, this is not good in law. Okay, so this is one another article. नेक्स्ट पे आता है एट WTO US क्वेरीज इंडियाज PLI स्कीम फॉर स्पेशलिटी स्टील। तो इंडिया ने क्या है 21 में एक स्कीम लॉन्च करी थी 2021 में, जो थी PLI स्कीम फॉर स्पेशलिटी स्टील, और इसको लॉन्च किया गया था विद द पर्पस कि हम इंडिया के अंदर में स्टील का डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंक्रीज करना चाहते हैं। तो हम जो प्रोड्यूसर हैं स्टील्स की जो कंपनीज है इंडिया में, उनको इंसेंटिवाइज करेंगे अगर वो अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करती हैं। तो PLI स्कीम कहीं भी देखे तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, यानी कि हमने कुछ टारगेट्स दिए कि आप पहले 100 kg स्टील बनाते थे, अगर आपने 120 करा तो हम आपको सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरीके से आपकी डोमेस्टिक कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए PLI स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च करी थी। अब जो ये पर्टिकुलर स्कीम है, इसको यूनाइटेड स्टेट्स ने WTO में चैलेंज करा है कि यहां पे जो ये पर्टिकुलर स्कीम है, ये इंटरनेशनल मार्केट में स्टील प्राइसेस को डिस्टॉर्ट करती है और ये WTO के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट जाती है। और इस बेसिस पे यूएस ने WTO के अंदर में इसको चैलेंज करा।
ओके, तो WTO के अंदर में यूएस प्रेजेंटेड दिस कंसर्न कि यहां पे ये पर्टिकुलर जो आपका जो ये PLI स्कीम है, ये जो सब्सिडी एंड काउंटरवेलिंग ड्यूटीज मेजर्स हैं, ये पर्टिकुलर WTO के नॉर्म से इसको काउंटर करती है, इसके अगेंस्ट में जाती है। तो आपकी कमेटी है, कमेटी ऑन सब्सिडी एंड काउंटरवेलिंग ड्यूटीज, जिसमें अगर आपको डाउट है कि कोई कंट्री सब्सिडीज दे रही है विच आर अगेंस्ट WTO नॉर्म्स, तो आप उसको चैलेंज यहां पे कर सकते हो। ओके, तो आई थॉट कि आपको एक बार WTO का डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस समझा देता हूं। पहली चीज, कोई भी इंटरनेशनल ट्रेड में कोई डिस्प्यूट होता है तो WTO इज द बॉडी जो इस पर्टिकुलर टाइप के ट्रेड एग्रीमेंट्स को गो थ्रू करती है, और कोई भी जो उसमें आपको कोई लेट्स से सजेशन चाहिए होता है या कोई रेमेडी चाहिए होती है तो वो यहां से प्रोवाइड होती है। ओके, इसका मैकेनिज्म क्या है? तो फॉर एग्जांपल कि अगर आपको कोई भी WTO से इशू है तो आप रेलिवेंट WTO कमेटी को भेज सकते हो। जैसे इस पर्टिकुलर केस में देयर इज कमेटी ऑन सब्सिडीज एंड काउंटरवेलिंग मेजर्स, अलग अलग टाइप की कमिटीज डिपेंडिंग ऑन आपका इशू क्या है। इस पर्टिकुलर केस में कमेटी सब्सिडी, बिकॉज सब्सिडी से लीड करती है, तो कमेटी ऑन सब्सिडी एंड काउंटरवेलिंग मेजर्स जो WTO कमेटी है उसको आप ये केस फाइल करोगे। ये जो पर्टिकुलर कमेटी है अगर ये रिजॉल्व नहीं कर पाती है तो आप इसको एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल को भेज सकती हो। ओके, तो एकदम जो प्रॉपर आपका कोर्ट सिस्टम होता है ऐसे ही वहां पे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन आपका पैनल बना दिया जाएगा, जो एग्जांपल के लिए अगर ये केस जाता है तो इंडिया यूएस के बीच में डिसाइड करेगा। अगर यू आर नॉट हैप्पी, एनी कंट्री इज नॉट हैप्पी विद दिस पर्टिकुलर रूलिंग, तो ये अपीलेट बॉडी, डिस्प्यूट अपीलेट बॉडी को, ये डिस्प्यूट अपीलेट बोर्ड ऑफ WTO, उसको ये पर्टिकुलर यहां पे जाके चैलेंज कर सकते हैं, जो इसको वापस से रिव्यू कर सकता है। सो दिस इज हाउ WTO जो है वो केसेस को हैंडल करता है। यूजुअली जो मैच्योर कंट्रीज होती हैं लाइक इंडिया यूएस, दे ट्राई कि ये पर्टिकुलर जो केस है ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस में या इन पैनल्स के पास ना जाए, इससे पहले ही कंट्रीज अपने बीच में इसको यहां पे रिजॉल्व कर लें। ओके, तो ये है जिस तरीके से आपका एक केस होगा। अब यहां पे एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है कि लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर्स कौन से हैं वर्ल्ड के। सो ऑब्वियसली लाइक एनी अदर मैन्युफैक्चरिंग फील्ड, यहां पर भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर चाइना है, बट गुड न्यूज इज कि इंडिया इज आल्सो नॉट फार बिहाइंड। वर्ल्ड में सबसे बड़े स्टील प्रोड्यूसर्स में इंडिया जो है वो सेकंड पोजीशन को होल्ड करता है। उसके बाद जापान है, यूएसए और रशिया है, बट आई वुड से फर्स्ट और सेकंड, बिकॉज फर्स्ट चाइना है और फर्स्ट आपको पता होना चाहिए, और सेकंड पे क्योंकि इंडिया है तो आपको ये दो पता होने चाहिए। 3, 4, 5 भी आपके सामने, जापान, यूएसए और रशिया। नेक्स्ट पे आते हैं, इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज देख लेते हैं। तो ट्रिपल टेस्ट टू डिटरमाइन ओबीसी कोटा इन झारखंड। तो यहाँ पे झारखंड जो है उसने डेटा को कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया है, करीब करीब फिनिश होने वाला है, और यहाँ पे वो ओबीसी की पॉपुलेशन जो है उसका यहाँ पे डेटा जो है वो कंपाइल कर रहा है सारे डिस्ट्रिक्ट में। और ये इसलिए करा जा रहा है बिकॉज आपका एक पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट का केस है, 21 में केस आया था, विकास किशन राव गावली वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, और इस पर्टिकुलर केस के अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने एक ट्रिपल टेस्ट लीड डाउन करा था, जिस बेसिस पे जो स्टेट्स हैं अपने कोटास को डिसाइड कर सकती है। और वो ट्रिपल टेस्ट क्या है, इसमें 3 रिक्वायरमेंट है। पहला रिक्वायरमेंट है कि आपको एक इंपेरिकल इंक्वायरी करनी पड़ेगी। इंपेरिकल इंक्वायरी क्या है? इंपेरिकल का मतलब है आपको नंबर बेस्ड डेटा देना पड़ेगा। नंबर बेस्ड डेटा दीजिए आप, जिस बेसिस पे आप ये डिसाइड कर रहे हैं कि ये पर्टिकुलर जो कास्ट है इसको इतना कोटा देना चाहिए, ये पर्टिकुलर कम्युनिटी है या क्लास है इसको इतना कोटा देना चाहिए। सेकेंड इज आपको अकॉर्डिंगली प्रपोर्शन ऑफ रिजर्वेशन डिसाइड करना पड़ेगा। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप यहां पे रिजर्वेशन अगर दे भी रहे हैं तो वो उनके प्रपोर्शन में होना चाहिए। ओके, वो उनके प्रपोर्शन में होना चाहिए एज पर द इंपेरिकल डेटा। और यहां पे प्रपोर्शन का मतलब ये नहीं है कि जितनी परसेंट पॉपुलेशन आ रही है उतना ही परसेंट आप रिजर्वेशन दे रहे हो, बट आप एक एडुकेट रिप्रेजेंटेशन दीजिए, एडुकेट उनको प्रपोर्शन दीजिए, बट वो एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि लेट्स से कि आपने कोई टेस्ट करा और उस बेसिस पे एक पर्टिकुलर कास्ट है जिसकी पॉपुलेशन 10% आई है, 10% ऑफ झारखंड आती है और आप उसको 10% रिजर्वेशन दे रहे हो। अब आप 10% पॉपुलेशन को 10% दे रहे हैं तो ये बहुत एक्सेसिव माना जाता है, बिकॉज ये एकदम ही प्रोपोर्शनेट हो गया। और यहाँ पे अगर हम एकदम पॉपुलेशन बेस पे चले जाएं तो हो सकता है कि हर पर्टिकुलर कम्युनिटी फिर उसी बेसिस पे रिजर्वेशन मांगे, और कहीं ना कहीं हो सकता है आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम ये रिजर्वेशन 80 या 90% हो जाए। तो इस टाइप की सिचुएशन आपके फ्यूचर में ना आए, इसलिए इट इज एक्सपेक्टेड कि एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, ऐसा है नहीं रूल कि 10% है तो आई थिंक इसका आधा 5% वुड बी ओके, या वो प्रोपोर्शनेट में काउंट हो जाएगा। थर्ड होता है कि रिजर्वेशन कैप, कि आपको ये मेक श्योर करना है कि SC ST OBCs को जो आप रिजर्वेशन दे रहे हो वो 50% की जो लिमिट है जो इंदिरा साहनी में ले डाउन करी थी, एज फार एज पॉसिबल ये 50% लिमिट का क्रॉस नहीं होना चाहिए। तो आप जो भी यहाँ पे कोटा के लिए अलाउ कर रहे हैं तो वो मेक श्योर करिए कि टोटल जो आपका रिजर्वेशन है SC ST OBC को मिला के इट शुड नॉट क्रॉस 50%। अब अगेन द इशू इज कि जो 50% की जो लिमिट है जो
सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट में भी लेट डाउन करी है, ये एक सिर्फ और सिर्फ आपके लिए क्या बोलते हैं कि ये जो पर्टिकुलर आपकी लिमिट है ये सिर्फ आपकी एडवाइजरी है। इट्स ओनली एन एडवाइस बाय द सुप्रीम कोर्ट। अगर आपके पास में इनफ रीजंस हैं तो आप इस पर्टिकुलर लिमिट को क्रॉस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए कि झारखंड के अंदर में आपके SC ST की पॉपुलेशन तो है ही, बट अगर OBC काउंट करा जाए तो OBC पॉपुलेशन ही अराउंड 50% है। ओके तो यहां पे 50% OBC पॉपुलेशन अगर दिख रही है सो दे कैन क्लेम कि भाई 27% इज नॉट इनफ, वी वुड वांट टू गिव देम एटलीस्ट 35% रिजर्वेशन। तो यहां पे ये अगर 35% देते हैं तो एग्जैक्टली 50% वाली जो लिमिट है वो एडवाइजरी नेचर है, तो अगर स्पेशल केस होता है तो वो ऐसा कर सकते हैं। ओके बट आप एक बार का ट्रिपल टेस्ट देख लीजिए। ट्रिपल टेस्ट में इंपायरिकल इंक्वायरी करेंगे, प्रोपोर्शनेट आप रिजर्वेशन प्रोवाइड करेंगे और रिजर्वेशन कैप ऑफ 50% का ध्यान रखेंगे। ओके सो दिस इज द ट्रिपल टेस्ट फॉर कोटास। नेक्स्ट पे आते हैं वोटर आईडी रूल्स इन इंडिया। सम डिपोर्टेड टू पाकिस्तान से दे आर इंडियन वोटर्स हु गेट अ वोटर आईडी एंड हाउ। तो यहां पे ये कंट्रोवर्सी हो गई है कि पर्टिकुलर पाकिस्तानी नेशनल था जिसके पास पाकिस्तान सिटीजनशिप थी, उमर नाम है उसका, एंड ही हैज क्लेम्ड आफ्टर गोइंग टू पाकिस्तान कि वो इंडियन सिटीजन है बिकॉज उनके पास में वोटर आईडी कार्ड और उन्होंने वोट दिया। तो यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम किसी को डिपोर्ट कर पा रही है गवर्नमेंट, विच मींस इट हैज क्रेडिबल एविडेंस कि ये पर्टिकुलर पर्सन सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं था, फिर भी इसके पास में वोटर आईडी कार्ड कैसे है। ओके तो यहां पे ये पर्टिकुलर सिचुएशन क्यों रेज होती है वो हम समझ सकते हैं कि वोटर आईडी रूल्स इंडिया में कैसे फंक्शन करते हैं। तो सबसे पहले आप आते हैं कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू वोट है वो कहां पे। तो आपका एक आर्टिकल है आर्टिकल 326 जिसमें एवरीवन हु इज अबव द एज ऑफ 18 ही हैज अ राइट टू वोट इन इंडिया। ओके तो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू वोट क्या है? इट इज बेसिकली द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। सो इंडिया में कौन सा चलता है? इट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। ओके यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेसिस जो है ये आपको मिला हुआ है आपके आर्टिकल 326 में कि एवरीवन हु इज एन एडल्ट, और एडल्ट को हम डिफाइन करते हैं अबव 18। यूनिवर्सल का मतलब यहां है विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, किसी का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा ऑन रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। उस बेसिस पे हर किसी इंडियन सिटीजन को राइट टू वोट है। रिमेंबर इंडियन सिटीजन्स के पास में राइट टू वोट है इन द इलेक्शंस ऑफ इंडिया। ठीक है अब ये तो हो गया आपका कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोवाइडेड है। इसके बाद हमने लॉज बनाए तो आपका है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 है, एक 1951 है। तो जो 1950 का एक्ट है उसका सेक्शन 16 है। सेक्शन याद नहीं करने, प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए किस किस को यहाँ का जो वोटिंग राइट है उस पर्टिकुलर वोटिंग राइट को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। तो कोई भी पर्सन जो नॉन सिटीजन है इंडिया का, उसको ये राइट जो है इसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। किसी पर्सन है जिसको लेट से वोटर आईडी कार्ड इश्यू हो चुका है या उसका नाम इलेक्टोरल रोल में है तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है अगर वो अपनी सिटीजनशिप प्रूव नहीं करता है। सेकेंड इज अगर कोई पर्सन अनसाउंड माइंड का है एज डिक्लेयर्ड बाय कोर्ट तो उसके पास में भी कोई वोटिंग राइट नहीं होता है। एंड थर्ड इज कि अगर वो इलेक्टोरल लॉज जो बनाए जैसे 1951 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है उसमें अगर आप कोई करप्ट एक्ट करते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है फ्रॉम फाइटिंग इलेक्शंस एज वेल एज फ्रॉम बीइंग अ वोटर ऑल्सो। अगर आप जेल में हैं तो भी आपके पास में कोई राइट टू वोट नहीं है। तो अगर आप इन पर्टिकुलर सिचुएशंस में फॉल करते हो तो आपका राइट टू वोट लिया जा सकता है। ओके अब हम आते हैं कि ईसीआई का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, कि कैसे आपका वोटर आईडी कार्ड होता है। तो जब आप ईसीआई में रजिस्टर करते हैं, आप वोटर आईडी के लिए रजिस्टर करते हैं तो फॉर्म 6 है जो आपको फुल करना होता है। इस फॉर्म 6 के अंदर में आपको देना होता है एड्रेस प्रूफ एंड एज प्रूफ। आप एक डॉक्यूमेंट देंगे एज प्रूफ के लिए और आप एक डॉक्यूमेंट देते हैं एड्रेस प्रूफ के लिए, और यहां पे आप एक डिक्लेरेशन साइन करते हैं, एक डिक्लेरेशन साइन करते हैं सिटीजनशिप का कि यस यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया। आप खुद से एक सेल्फ अटेस्टेड लिख के देते हैं साइन करके कि यस यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया। इस पर्टिकुलर केस में आपको सिटीजनशिप का कोई प्रूफ देना रिक्वायर्ड नहीं होता है। तो जब आप वोटर आईडी के लिए रजिस्टर करते हैं देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू प्रूव योर सिटीजनशिप एट दैट टाइम। आपको सिर्फ एक डिक्लेरेशन देता है कि यस आई एम सिटीजन ऑफ इंडिया एंड दैट इज इनफ फॉर द इलेक्शन कमिश्नर्स या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू कंसिडर यू एज अ वैलिड वोटर। ठीक है, ओनली रिक्वायरमेंट इज आपको एड्रेस प्रूफ देना है और एज प्रूफ देना है। ठीक है, हाउएवर आपका जो लॉ है वो ये कहता है कि अगर आपने फॉल्स डिक्लेरेशन दिया तो आपका यहां पे जो वोटर आईडी कार्ड है उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा एंड प्लस आपको इंप्रिजनमेंट और फाइन या दोनों भी किया जा सकता है। तो ये अगर आपने फॉल्स डिक्लेरेशन यहां पे करा है तो उसकी पनिशमेंट आपको यहां पे प्रोवाइडेड है। और इसी बेसिस पे अगर कोई पर्सन नॉन सिटीजन होता है, इसके पास वोटर आईडी कार्ड अगर प्रेजेंट होता है तो उस पर्टिकुलर पर्सन को 1 साल की सजा या फाइन या बोथ भी देना हो सकता है।
ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं कि अगर लेट से कि ऐसा कोई सिचुएशन होता है तो उसमें डिसीजन कौन लेता है, तो डिटर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप करी जाती है बाय द इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। तो जो ये ERO ऑफिसर है, ये आपकी जो एप्लीकेशन है वोटर आईडी की उसको चेक करता है, उसमें अगर ये चाहे तो आपसे एविडेंस मांग सकता है सिटीजनशिप के, और आपको अब यहाँ पे सिटीजनशिप के एविडेंस प्रूव करने पड़ेंगे। अगर आप अपने एविडेंस नहीं शो कर पाते हो तो यहाँ पे जो ERO है, यहाँ पे ये पर्टिकुलर ERO आपके वोटर आईडी कार्ड को डिस्क्वालीफाई कर सकता है, उसको एंड कर सकता है, एंड प्लस आपको ये 1 ईयर या फाइन या बोथ के लिए ट्रिब्यूनल को रिकमेंडेशन भी सेंड कर सकता है। ओके, सो दिस इज हाउ आपकी सिटीजनशिप को यहाँ पे डिटरमाइन किया जाता है। इन केस इफ यू डू नॉट एग्री विद द ERO डिसीजन, तो यस देयर इज अपीलेट मैकेनिज्म जिसके थ्रू आप हायर अथॉरिटीज को यहाँ पे अपील कर सकते हो। फाइनली आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में भी जा सकते हो, और दिस इज द प्रोसेस जिसमें वोटर आईडी कार्ड होता है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो फॉर्म 6 के अंदर में सिर्फ डिक्लेरेशन के बेसिस पे आपको सिर्फ डिक्लेरेशन करनी है। तो लेट्स से कि कोई बांग्लादेश का सिटीजन था या पाकिस्तान का सिटीजन था, अगर उसके पास में एड्रेस प्रूफ, एज प्रूफ है, और ऑल्सो यू शुड नो कि आधार जो होता है वो प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप नहीं होता है, तो यहाँ पे नॉन रेसिडेंट जो आपके नॉन सिटीजन्स है उनको भी आधार इश्यू हो सकता है। अब आधार के बेसिस पे वो अपना एज प्रूफ तो नहीं, एड्रेस प्रूफ दे सकता है। उसके पास हो सकता है कि 10th की मार्कशीट हो जिस बेसिस पे वो एज प्रूफ भी प्रोवाइड कर देगा। तो यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन जो लेट्स से कि जिसके पास एज प्रूफ और एड्रेस प्रूफ है, वो इस बेसिस पे सिर्फ डिक्लेरेशन साइन करके शो कर सकता है कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया, उसके पास में वोटर आईडी कार्ड हो सकता है। बट रिमेंबर दिस, वोटर आईडी कार्ड होना करंटली आप उसको एविडेंस नहीं मान सकते हो सिटीजनशिप का, बिकॉज वहां पे प्रोसेस के अंदर में कोई डिस्प्यूट हो सकता है। तो यहां पे इसकी रेमेडी क्या है, तो अभी इलेक्शन कमीशन का आया और हमने कल परसों ही इसको डिस्कस किया है कि आपका जो आधार कार्ड है इसको इलेक्शन कमीशन डिसाइड कर रही है कि वोटर आईडी से हमें इसको अटैच कर देना चाहिए, लिंक कर देना चाहिए, बिकॉज हर पर्सन का आधार कार्ड एक होगा तो उसका कहीं ना कहीं वोटर कार्ड तो एटलीस्ट एक ही होगा, और इसके थ्रू हम यहाँ पे ये वेरीफाई कर पाएंगे कि जो वोटर आईडी कार्ड है वो सिटीजन का है या नॉन सिटीजन का है। अब लेट्स सी कि इसको करा कैसे जाता है, बिकॉज अभी मैंने आपको बताया कि आधार भी एक नॉन सिटीजन के पास हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड भी एक नॉन सिटीजन के पास हो सकता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमें एक प्रॉपर प्रोसीजर या प्रॉपर कोई पर्टिकुलर कोई सर्वे करना पड़ेगा जिस बेसिस पे हम ये डिटरमाइन करें कि कौन कौन से ऐसे नॉन सिटीजन से जिनके पास आधार कार्ड है, कौन कौन से ऐसे नॉन सिटीजन से जिनके पास में आपका वोटर आईडी कार्ड है, और उसके बाद में जब हम उनको फ्लश आउट कर देंगे फिर शायद हम एक प्रॉपर सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। हाउएवर यहाँ पे लिंकिंग आधार विद वोटर आईडी इज वन सजेशन विच इज बीइंग प्रोवाइडेड, जिससे हम यहाँ पे जो नॉन सिटीजन से उनके आधार को या उनके वोटर आईडी कार्ड को यहाँ पे फ्लश आउट कर सकें। ओके, चलिए एक न्यूज और देख लेते हैं। फ्लैम्बॉयंट फेस्टिविटीज मार्क ओपनिंग ऑफ फेम त्रिशूर पूरम इन केरला। तो केरला की स्टेट में एक बहुत फेमस फेस्टिवल है, जस्ट लाइक वी हैव दिवाली, होली हियर। साउथ के अंदर में, केरला के अंदर में स्पेसिफिकली जो ये पूरम फेस्टिवल है, त्रिशूर पूरम फेस्टिवल, इट्स अ वेरी फेमस टेंपल फेस्टिवल। तो ये आपका त्रिशूर पूरम जो है ये अभी आपका वहां पे बिगिन हो चुका है। 3-4 दिन का तीन दिन का ये पर्टिकुलर प्रोग्राम होता है, 2 दिन का ये प्रोग्राम होता है, जो अब आपका केरला के त्रिशूर सिटी में, इसलिए इसे त्रिशूर पूरम बोला जाता है बिकॉज ये त्रिशूर सिटी में होता है, और त्रिशूर जो है वो फेमस है एज द कल्चरल कैपिटल ऑफ द केरला। और यहाँ पे ये हर साल ये पर्टिकुलर प्रोग्राम होता है। मेन टेंपल कौन सा जहां पे होता है, ये है श्री वाडुकु मंथन टेंपल है आपका, जो शिवा टेंपल है जिसके अंदर में ये होता है। एंड नॉट जस्ट दिस टेंपल, अदर टेंपल्स आर आल्सो देयर जिसमें ये पर्टिकुलर उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। एंड इट्स अ वेरी पॉपुलर फेस्टिवल देयर, स्टार्टेड बाय सक्थन थम्पुरम द महाराजा ऑफ कोचिन इन द लेट 18th सेंचुरी। तो जो ये पर्टिकुलर महाराजा है कोचिन के, इन्होंने इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को इनिशिएट करा था, और आज भी बहुत ही पॉम्प एंड ऑ के साथ इसको आप सेलिब्रेट करते हैं वहां पे त्रिशूर पूरम। तो इन केस यू गेट अ अपॉर्चुनिटी टू विजिट केरला, ट्राई टू विजिट ड्यूरिंग दिस टाइम, जो आप इस फेस्टिवल को एंजॉय कर सकें। ओके, तो स्टूडेंट्स ये थे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज के हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के। हमने करीब करीब जितनी इंपॉर्टेंट न्यूज है उनको अच्छे से डिटेल में कवर करा, विच इज मोर इंपॉर्टेंट देन कवरिंग मोर नंबर ऑफ न्यूज आइटम्स। और इसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव से हम ये न्यूज एनालिसिस करते हैं। इन केस यू फील लाइक कि कुछ और हमें चेंज करना है, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उस चीज को भी इनकॉर्पोरेट करेंगे। एंड इफ यू आर हैप्पी विद दिस, तो आप यहाँ पे लाइक और कमेंट भी कर सकते हैं। ओके, सो विद दिस मैसेज लेट्स एंड टुडे सेशन। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।